हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट। एक्चुअली कैपेसिटर पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटी किन फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये सब हमने इस पर वीडियो बना रखी है। इस वीडियो में मैं जो मेनली डिस्कस करूँगा कैपेसिटर जो है वो बनता कैसे है और उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये कैसे होती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कैपेसिटर से रिलेटेड। तो एक्चुअली कैपेसिटर हमने पढ़े हैं भाई, तीन प्रकार के होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तीनों ही कंडीशन में सरफेसेस होती हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती हैं। पैरेलल प्लेट में दो प्लेट पैरेलल होती हैं, स्फेरिकल में दो प्लेट कह दो या सरफेस कह दो वो स्फेरिकल होती हैं, और सिलेंड्रिकल में वो सरफेसेस सिलेंड्रिकल शेप में हो जाती हैं। पहली सरफेस पर यानी उनमें से किसी एक सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और दूसरी सरफेस पर वो ही चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ये हमने पढ़ा। और इसी प्रोसेस में कैपेसिटर बन जाता है। वो उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल्स जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हम किसी एक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं और दूसरी नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाता है दूसरी प्लेट पर या दूसरी सरफेस पर। तो जो बीच में डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं सब्सटेंस, उनके जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं उन पर एक टॉर्क लगता है, एक वर्क होता है, वही वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ऐसा कुछ हमने वीडियो में बताया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाई ये जो इंडक्शन होता है, एक प्लेट पर चार्ज है दूसरी पर इंड्यूस हो गया, अगर बाय द वे दूसरी पर चार्ज होता तो पहली पर कैसे इंड्यूस होता, तो ये सब हमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं फॉर्मेशन की कोशिश करूँगा, कैसे फॉर्म होता है कैपेसिटर की, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि कैपेसिटर बनता कैसे है। तो हम प्लेट ले सकते हैं स्फेरिकल भी और प्लेन सरफेस वाली प्लेट भी ले सकते हैं। तो मैं प्लेन प्लेट ले रहा हूँ, एक प्लेट ये है हमारे पास, और दूसरी प्लेट अगर कहीं दूर है तो हमें उसके नज़दीक रखना होगा। इसके दो प्लेट आपस में एक दूसरे के कुछ नियर डिस्टेंस पर होनी चाहिए। अब जैसे ही मैं इस ए प्लेट को, इसको मैंने ए नाम दे दिया और इसको दे दिया मैंने बी नाम, जैसे ही मैं इस ए प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव पोल से ऐड करूँगा या किसी पॉजिटिव सोर्स से जोड़ूंगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। मैंने इसका चार्ज प्लस क्यू माना, तो इंडक्शन की वजह से इस पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। ये माइनस क्यू चार्ज इस पर आ गया। इसको हम अर्थ कर सकते हैं अगर हमें चार्ज का कंडक्शन करना है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर बन गया। दो प्लेट पैरेलल हैं तो इसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे। दूसरी कंडीशन, इस कंडीशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भी कैपेसिटर को फॉर्म करा रहा है वो, और उसमें चार्ज उसने दे दिया। पहली प्लेट पर प्लस का Q1 चार्ज है और दूसरी प्लेट पर प्लस का ही Q2 चार्ज है। जैसे हम उस प्लेट को इसके नज़दीक रखेंगे, इस पर प्लस Q2 चार्ज है, जैसे हम इस पर इन दोनों को एक दूसरे के नियर रखेंगे तो दोनों का ही चार्ज, इस प्लेट का चार्ज इस पर नेगेटिवली इंड्यूस होगा और इस प्लेट का जो प्लस Q चार्ज है वो इसके पास इंड्यूस, इस प्लेट पर, प्लेट ए पर इंड्यूस हो जाएगा। ये प्लेट ए नाम दे दिया हमने, इसको बी नाम दिया। तो यहाँ पर नेट चार्ज क्या होगा, ये प्लस Q2 चार्ज है तो यहाँ पर इधर आके वो माइनस बन जाएगा, ये Q1 माइनस Q2, ठीक है। और इस पर हो जाएगा Q2 माइनस Q1। इंडक्शन में एक प्लेट का चार्ज दूसरी प्लेट पर इंड्यूस हो जाता है नेगेटिवली, क्लियर। तो देखो Q1 माइनस Q2, अगर Q1 Q2 से बड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कंपटीशन में
पूछा जा चुका है। ये IIT 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये कैपेसिटर की फॉर्मेशन के बेसिक पर ही है, ठीक। तो Q1 माइनस Q2 इसका हो गया Q2 माइनस Q1, और चूँकि Q1 बड़ा है तो ये पॉजिटिव प्लेट मानी जाएगी, और Q2 यहाँ पे छोटा है तो Q2 माइनस Q1 ये नेगेटिव वैल्यू आई तो ये नेगेटिव प्लेट मानी जाएगी इस कंडीशन में। अब ये कैपेसिटर बन गया भाई। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, देखो दोनों ही प्लेट का चार्ज है Q1 माइनस Q2, इसका है Q2 माइनस Q1। तो इन प्लेट्स की दो साइड हैं, इनर और आउटर, दोनों ही साइडों में ये चार्ज बराबर बराबर बढ़ता है। तो जैसे ये प्लेट A है, इसका इनर जो साइड है इसका चार्ज हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, यानी जो टोटल चार्ज है दोनों साइडों में आधा आधा रहना है। तो चार्ज कितना हो जाएगा, QA का चार्ज हो जाएगा इनर साइड में Q1 माइनस Q2 बाई 2, और ये हो जाएगा Q1, इसको माइनस करके लिख देंगे हम, Q1 माइनस Q2 बाई 2, और ये माइनस हो गया, ठीक है। ये Q2 माइनस Q1 की जगह हमने Q1 माइनस Q2 और ये माइनस बाहर निकाल दिया। ये इनर सरफेसिस का चार्ज है दोनों ही प्लेट्स का। अब बात आती है भाई कि इसकी जो पोटेंशियल है दोनों प्लेट्स के बीच में वो कितना, वो पूछा जाता है। यही पूछा गया कि दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल बताओ V। तो V होता है E इंटू डी। डी इन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है, E की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इंटू डी। सिग्मा हो जाएगा Q अपॉन A, Q की वैल्यू है Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। चलो पहले हम लिख लेते हैं, Q A अपॉन A 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। V इज इक्वल टू, Q की जगह लिख देंगे Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 A एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट्स के बीच का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये V की वैल्यू आई दोनों प्लेट्स के बीच की, ठीक है। अब A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी क्या होता है, C होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो ये है D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो ये 1 अपॉन C आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जी यहाँ का, जो दो प्लेट्स हैं इनके बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हमें डिफरेंट चार्ज की दो प्लेट मिल जाएं और हमसे कहा जाएगा इनका कैपेसिटर बनाओ, और जब कैपेसिटर बनेगा तो उसका प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो फाइंड करो, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। मेन पॉइंट यही है कि भाई इसका जो चार्ज है इसके साथ नेगेटिवली हो जाएगा और इसका चार्ज इस प्लेट के साथ नेगेटिवली इंड्यूस हो जाएगा। दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे हम इसकी चार्जिंग, और उसके बाद करेंगे हम डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास ये कैपेसिटर है और ये डिस्चार्ज है, इसका पेट खाली है बिल्कुल, है ना, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो हमने क्या करेंगे, हम बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे, 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे, और जैसे हम कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज का फ्लो होने शुरू हो जाएगा प्लेट A की तरफ को, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इस पर तुरंत ही। और भाई जब तक इसकी चार्जिंग चलेगी तब तक करंट फ्लो होगा सर्किट में, ठीक है, करंट का फ्लो होगा। और यानी हम ये मानेंगे t बराबर 0 सेकेंड पर चार्ज 0 था
और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये चार्ज हो रहा है। वही हिसाब है भाई, जैसे जैसे जब हम भूख लगती है, पेट में कुछ नहीं होता तो हम डिस्चार्ज होते हैं, और जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो तब तक, जब तक हमारा पेट नहीं भरता तब तक हम खाना खाते हैं, हमारे लिए खाना प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो खाने का फ्लो हो रहा है यहाँ से, जो भी फूड है हमारे लिए पास आ रहा है ना, फ्लो हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर जब तक ये फुल्ली चार्ज नहीं होगा तब तक बैटरी से इसको चार्ज रूपी खाना मिलता रहेगा। ठीक है, जब तक ये चार्ज नहीं होगा कंप्लीटली तब तक सर्किट में करंट चलेगा, और जैसे ही t बराबर इनफाइनाइट होगा, यानी ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, Q हो जाएगा CV। इसका चार्ज क्या हो जाएगा, Q बराबर CV, Q नॉट बराबर C नॉट V नॉट लिख सकते हैं इसको। यानी जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो उस कंडीशन में इस कैपेसिटर का चार्ज ये होगा, और इस कंडीशन के बाद करंट नहीं फ्लो होगा ना, करंट स्टॉप हो जाएगा। अब ये करंट के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, जब तक ये डिस्चार्ज था, जब तक ये फुल्ली चार्ज नहीं था, तब तक तो ये करंट चल रहा था सर्किट में। लेकिन जैसे ये चार्ज हो जाएगा कंप्लीटली तो सर्किट में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ये t इनफाइनाइट पर फुल्ली चार्ज हो गया। अब इसकी इक्वेशन जो होगी, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन RC होगी। t बराबर 0 पर देखो ज़रा, t बराबर 0, ई की पावर 0 1, तो Q ना t बराबर 0 देखो तो 1 हो गया यहाँ पर। जब t की प्लेस पर हम 0 लिखेंगे तो e की पावर 0 1 बनेगा, 1 माइनस 1 0, तो Q 0 होगा, तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी ये वाली। अब यहाँ पर t इनफाइनाइट देखो, e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू को भी हम 0 मानेंगे। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ याद रखो इसके लिए, e की पावर 0 की वैल्यू 1, इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट होता है 0। तो अब यहाँ पर हम t इनफाइनाइट लेते हैं, इनफाइनाइट, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो गया जो कि 0 होगा। तो जब यहाँ पर e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वजह यहाँ पर 0 लिखेंगे हम, तो Q बराबर Q नॉट हो जाता है। तो हमारी दूसरी सेटिस्फाई कंडीशन हो जाती है, सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, यानी Q इज इक्वल टू Q नॉट हो गया, और Q नॉट होता है C नॉट V नॉट। ठीक है, अगर हम इसके ग्राफ की बात करें भाई, तो ये इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा। ये t है और ये चार्ज है, इसकी अपर लिमिट v है भाई, इससे ज़्यादा ये चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली ये चार्ज होता चला जाएगा। एक्सपोनेंशियली का मतलब इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका, है ना, यानी ये इसकी लिमिट यहाँ सैचुरेट हो जाएगा ये भाई, ये इसका ग्राफ बनेगा। तो ये इसकी चार्जिंग की कंडीशन है। अब इसकी डिस्चार्जिंग देख लेते हैं। डिस्चार्जिंग में ये t बराबर 0 पर तो पूरा चार्ज रहता है ना। ये कैपेसिटर है हमारे पास, ये प्लस प्लेट है इसकी, ये माइनस, सर्किट से हमने ऐड कर दिया इसको, तुरंत करंट फ्लो होगा इसका, टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्चार्ज होता चला जाएगा। ठीक है, यानी इनिशियली t बराबर 0 पर तो इसका पूरा का पूरा चार्ज है, Q बराबर Q नॉट यानी C नॉट V नॉट, और t इनफाइनाइट पर Q हो जाता है 0, हो गया डिस्चार्ज। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसका खुद का चार्ज 0 हो जाता है, हो गया डिस्चार्ज। इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, Q बराबर Q नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन RC। देखो इसमें है Q बराबर Q नॉट इंटू 1 माइनस, ठीक है, डिफरेंस याद रख लो चार्जिंग का। ये है डिस्चार्जिंग की इक्वेशन। तो t 0 रखो यहाँ पर, e की पावर 0 1, तो Q बराबर Q नॉट, कंडीशन सेटिस्फाई। अब t बराबर इनफाइनाइट रख लो भाई, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब 0, 0 की मल्टीप्लाई Q नॉट में करेंगे तो Q 0 हो गया,
दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई। इसका ग्राफ देख लेते हैं, ये और ये टाइम चल रहा है ऐसे, क्यू टी बराबर 0 पे ये चार्ज है मैक्सिमम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली चार्ज घटेगा, इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। टी इनफाइनाइट पर 0 होगा, और टी इनफाइनाइट को कोई डिफाइंड नहीं है कहाँ है इनफाइनाइट, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये कुछ कूलिंग लॉ वाले ग्राफ की तरह ही है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्लास 11, ठीक है। तो जो रेडिएशन चैप्टर का टॉपिक है, तो वहाँ पर भी टाइम इनफाइनाइट के साथ साथ वो कोई भी किसी भी बॉडी का टेम्परेचर घटता है। यहाँ पर चार्ज की वैल्यू घट रही है, वहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो एक्सपोनेंशियली ही डिक्रीज होता है। यही सेम ग्राफ रहेगा टाइम के साथ टेम्परेचर का, ठीक है। न्यूटन्स कूलिंग लॉ, ये इस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, इस पर भी वहाँ देख सकते हैं आप। दूसरा रेडियो एक्टिव डिके, टाइम इनफाइनाइट पर इस इनिशियली तो देखो स्लोप तेज रहता है इन चीज़ों में, ठीक है। इनिशियली स्लोप तेज बहुत ज़्यादा रहता है, यानी रेट ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यूज़ ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना वैसे वैसे ये स्लोप घटता चला जाता है। यानी टाइम तो कंटिन्यूसली उसी हिसाब से चल रहा है, टाइम तो कोई रोक नहीं सकता टाइम को, तो लेकिन जो हमारी क्वांटिटी है उसकी डिक्रीज होने का रेट कम हो जाता है। तो रेडियो एक्टिव डिके के केस में भी ऐसा ही होता है। इनिशियली तो रेडियो एक्टिव डिके बड़ी तेज़ी से होता है, लेकिन वो धीरे धीरे घटता चला जाता है, और टी इनफाइनाइट पर ही वो 0 होता है। लेकिन इनफाइनाइट का हमें आता पता नहीं कहाँ है इनफाइनाइट, तो वहाँ पर भी रेडियो एक्टिव डिके में भी ये चलेगा। और जो न्यूटन्स कूलिंग लॉ है उसमें टेम्परेचर इसी हिसाब से इनिशियली बहुत तेज़ी से घटता है टेम्परेचर, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रेट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर घटती चली जाती है। तो वहाँ पर भी यही ग्राफ होगा, और यहाँ पर भी हमारा डिस्चार्जिंग में भी यही ग्राफ है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के कॉमन टॉपिक हैं हमारी फिजिक्स में, जिसको हम अगर इस तरह से पढ़ें तो हमें वो समझने में, याद करने में थोड़ी हमें ईजी होगा। तो ये है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। देखो ये जो ई है एक्सपोनेंशियली टर्म है ना, ये कांस्टेंट टर्म होती है। ये लॉग हुआ, ई हुआ, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री जितने भी पैरामीटर्स हैं ये सब कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट होने के लिए ई की पावर 1 2 3 ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ऊपर टाइम है, तो आर इंटू सी को भी टाइम, आर और सी ये रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, कैपेसिटेंसी। तो आर और सी की डायमेंशन पूछी जा सकती है कभी भी, ये क्वेश्चन में मतलब पूछी जा सकती है। तो ये चूँकि कांस्टेंट टर्म होती है एक्सपोनेंशियल, तो कांस्टेंट कब होगी, जब जो टाइम की डायमेंशन सेकंड है, आर सी की भी क्या होनी चाहिए, सेकंड ही होनी चाहिए आर सी की भी डायमेंशन। देखते हैं आर और सी की डायमेंशन सेकंड है या नहीं। देखो आर इंटू सी, आर क्या होता है V अपॉन आई यानी वोल्ट पर एम्पियर, और सी होता है Q अपॉन V यानी कूलम पर वोल्ट। तो वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, Q को लिख देंगे IT यानी 80, और A अपॉन में ये रहा, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल, क्या बचा भाई टाइम की यूनिट सेकंड बची। तो एम्पियर यहाँ C IT I एम्पियर टी सेकंड लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो R इंटू सी की जो डायमेंशन है वो टाइम की डायमेंशन है। देखो ऊपर भी टाइम नीचे भी टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल, क्या बचा कांस्टेंट बचा। इसलिए क्या है ये जो E है ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये एक्चुअली नीट लेवल का क्वेश्चन भी है कि भाई R इंटू सी की डायमेंशन बताओ। तो हम इस तरह से इसको सोल्व कर लेते हैं, और डायरेक्ट भी यहाँ से टाइम की डायमेंशन है, चूँकि E कांस्टेंट है तो जो टाइम की डायमेंशन है वो ही आर सी की भी डायमेंशन होनी चाहिए। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से देख के डायरेक्ट भी अपने आंसर को टिक कर सकते हैं, और हम सोल्व भी कर सकते हैं। तो ये है हमारे कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट, जिसमें हमने सबसे पहले कैपेसिटर फॉर्म कैसे होंगे वो बताया, उसकी चार्जिंग, और उसके बाद इसकी डिस्चार्जिंग को डिस्कस किया है। थैंक यू।